नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप एंड मर्डर केस वाला मामला उठा। सीजेआई की सदारत में बेंच बैठी और कुछ अहम बातें कहीं। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे यूपीएससी के लेटरल एंट्री वाले मामले पर और इस पर भी कि कैसे केरल का एक बैंक आपदा के बीच भी अपना वसूली अभियान नहीं छोड़ रहा था। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। आप जानते हैं, पहली सुनवाई के लिए 20 अगस्त को 3 जजों की बेंच बैठी। इसमें शामिल थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की तरफ से पेश हुए मनिंदर सिंह और केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने इस बात पर चिंता जताई कि पीड़िता का नाम, उनकी तस्वीर और पोस्टमार्टम के समय के कुछ वीडियो बाहर कैसे आ गए। ये भी पूछा कि क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस मामले को सुसाइड का मामला बताने की कोशिश की थी। राज्य सरकार से भी पूछा कि आखिर वो हिंसा क्यों नहीं रोक पाए। कोर्ट ने लगातार प्रोटेस्ट और हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से भी अपील की कि वो अपने काम पर लौट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तमाम बड़े निर्देश दिए, एक एक सुधार की तरफ ध्यान दिलाया और इसके लिए एसओपी तय करने की दिशा में कदम भी बढ़ाया। पहले कोर्ट के कुछ निर्देशों की बात करते हैं। पहला निर्देश दिया कोर्ट ने कि डॉक्टरों और अस्पतालों की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं ठीक रहें। ये देखने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है। इसमें हेल्थ केयर सर्विसेज से जुड़े 9 लोग होंगे और केंद्र सरकार के 5 प्रतिनिधि होंगे। दूसरा निर्देश दिया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा जाए ताकि सबूतों से छेड़छाड़ या सुरक्षा की आशंकाओं को कम किया जा सके। तीसरी बात यह कही कि सीबीआई 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दे और राज्य सरकार भी इस घटना पर अपनी रिपोर्ट दे। केंद्र सरकार अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर 1 महीने में एफिडेविट दे। अगली सुनवाई इस पर 22 अगस्त को होगी। जो टास्क फोर्स यानी एनटीएफ सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उसमें कौन कौन लोग हैं ये भी आपको बता देते हैं। आरती सरियन है उसमें, जो सर्जन वाइस एडमिरल हैं। ये नेवी की एक हाई रैंक होती है जो चिकित्सकीय सेवाओं से जुड़ी होती है। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी। डॉक्टर एम श्रीनिवास हैं, डायरेक्टर एम्स दिल्ली। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति हैं, जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु की। डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी हैं, डायरेक्टर हैं एम्स जोधपुर के। डॉक्टर सौमित्र रावत हैं, मैनेजिंग मेंबर गंगाराम अस्पताल दिल्ली। प्रोफेसर अनीता सक्सेना, कार्डियोलॉजी हेड एम्स दिल्ली। और प्रोफेसर पल्लवी सप्रे, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स। इसके अलावा टास्क फोर्स में सरकार के भी 5 प्रतिनिधि होंगे। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव उसमें होंगे, भारत सरकार के गृह सचिव होंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव होंगे, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। जब अदालत ने टास्क फोर्स गठित की तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी इसमें जगह मांगी। इस पर सीजीआई ने कहा कि चिंता मत कीजिए, एनटीएफ सभी स्टेक होल्डर्स पर विचार करेगा। ये टास्क फोर्स करेगी क्या? देश भर के अस्पतालों से जुड़े इन पहलुओं पर ध्यान देगी। किन पहलुओं पर? हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ हिंसा कैसे रोकी जा सकती है, हॉस्पिटल कैंपस के भीतर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, शौचालयों सहित दूसरी बुनियादी सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है, हॉस्पिटल कैंपस के हर हिस्से की मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है, सीसीटीवी की रेंज कैसे बेहतर हो सकती है, हर 3 महीने में सुरक्षा पैरामीटर्स का ऑडिट हो, हॉस्पिटल में आने जाने वाले लोगों की संख्या के अनुसार पुलिस की उपस्थिति वहां हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 सवाल किए हैं। इन पर केंद्र सरकार को 1 महीने के भीतर जवाब देना है। ये सवाल क्या हैं? अस्पतालों की सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं? क्या एंट्री गेट पर चेकिंग की सुविधा रहती है? रेस्ट रूम्स कितने हैं और किस हालत में हैं अस्पतालों में? रेस्ट रूम्स में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या अस्पताल के सभी एरियाज में, सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमराज लगे हैं? मरीजों की समस्या के समाधान के लिए स्टाफ प्रशिक्षित है या नहीं, ट्रेंड है या नहीं? क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमिटीज़ हैं? क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है? ये वो सवाल थे जो कोर्ट ने सरकार से पूछे। आपने टास्क फोर्स के बारे में जाना जो आज जिसके गठन का ऐलान किया गया। ये भी कि कोर्ट ने कौन से सवालों पर जवाब मांगा ये भी जाना। अब बेंच की ओर से की गई 5 सख्त टिप्पणियां आप जानिए। पहली टिप्पणी कोर्ट ने ये की कि ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा है, फिर भी हमने स्वतः संज्ञान लेने का फैसला क्यों किया? क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता के एक हॉस्पिटल का मामला नहीं है, ये पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरी टिप्पणी ये की कि चीज़ों के बदलने के लिए देश एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता, एक और घटना का इंतजार नहीं कर सकता।
डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के सुरक्षित वर्क प्लेस के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल की जरूरत है। तीसरी टिप्पणी ये की कि अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टरों, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट डॉक्टरों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है। पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए अलग रेस्ट रूम और ड्यूटी रूम्स तक नहीं है। चौथी टिप्पणी ये की कि पुरुष प्रधान सोच के कारण महिला डॉक्टरों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। संविधान के तहत समानता किस बात की है अगर महिलाएं वर्क प्लेस पर ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। पांचवी टिप्पणी, प्रोटोकॉल सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए। जब प्रिंसिपल का आचरण ही जांच के दायरे में है तो उसको तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट में दलीलों का एक लंबा दौर भी चला। सीजेआई ने यह भी कहा कि जब हत्या हुई थी तो पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे। ये हॉस्पिटल प्रबंधन की, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज करवाते। इस पर कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार का पक्ष रखा और कहा कि वाइस प्रिंसिपल और पीड़िता के पिता दोनों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। सीजेआई ने पूछा कि क्या एफआईआर में इसे आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का भी जिक्र किया। पूछा कि वो छुट्टी पर हैं या सस्पेंड हैं। ये भी पूछा कि अब आगे उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट जो भी आदेश देगा वो कार्रवाई की जाएगी। संदीप घोष का जिक्र आया है तो ये भी बता देते हैं कि लगातार 4 दिन सीबीआई की पूछताछ के बाद अब उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं। इसकी जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एसआईटी भी गठित कर दी है। ये तो पश्चिम बंगाल सरकार की बनाई हुई एसआईटी की बात हुई। दूसरी तरफ सीबीआई की जो जांच चल रही है उसकी कमान आईपीएस ऑफिसर संपत मीना को सौंपी गई है। संपत वही ऑफिसर हैं जिन्होंने 2020 में हाथरस रेप केस की जांच की थी। वो झारखंड कैडर की 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस संपत के साथ ऑफिसर सीमा पाहुजा भी केस की जांच करेंगी। संपत की तरह सीमा पाहुजा भी हाथरस मामले में सीबीआई की टीम का हिस्सा थी। अब इस मुद्दे पर हो रही गतिविधियों और राजनीति की बात करते हैं। कोलकाता रेप केस में अब 21 अगस्त को भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली पत्नी डोना गांगुली के साथ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगे। नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी जारी हैं, एक एक करके सुनते हैं। मैं वेलकम कर रहा हूं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार आरजीकर का जैसे हादसा ना होए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा तरीके से सोच के इंटरिम ऑर्डर उन्होंने इशू किया। लेकिन साथ साथ हम लोग का ये भी उम्मीद है अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो 9 तारीख का हादसा हुआ है और जो 14 को टीएमसी के द्वारा गुंडा को द्वारा आरजीकर में मिडनाइट में तोड़फोड़ करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना और जो हमारा पीसफुल एजिटेटर था स्टूडेंट्स लोग मेडिकल स्टूडेंट उनके ऊपर हमला और पुलिस के ऊपर हमला, ये सब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। कलकत्ता में हुआ, बीते दिनों देहरादून में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, अलग अलग राज्यों में। और ये मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति का अब मसला नहीं है, लोग कर लें राजनीति। बच्चियों के प्रति ये पूरा नजरिया हमारा निर्भया के बाद भी नहीं बदला। परवरिश से लेकर के समाज और राज्य की अवधारणा में बच्चियों की सुरक्षा को ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, यहां मत बोलो, वहां मत बोलो, इतनी बंदिशों में परवरिश होती है और बाद में वैसी बने की शिकार होती है। तो मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या ऑब्जर्वेशन देता है, इसका इंतजार करना चाहिए। आज देश भर के डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, दिल्ली के डॉक्टर भी स्ट्राइक पे हैं और उनकी मांग है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक कानून केंद्र सरकार बनाए। मैं ये मानता हूं जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ कई बार दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है, जो सामान्य कानून है उसके अंदर आरोपियों को सजा नहीं हो पाती। डॉक्टर्स कहां जो है फॉलो अप करेंगे। ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाने की जरूरत है, एक नया कानून बनाने की जरूरत है जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो पूरे दिन लोगों की सेवा करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सख्त नियम उसके अंदर बनाए जाएं। हम भी केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि ऐसा कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज एक और सुनवाई हुई, उसका भी इसी खबर के साथ जिक्र लाजमी है, जरूरी है कि सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने।
पहले फैसले का एक बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले साल, अगर आपको याद हो, अक्टूबर में एक फैसला दिया था। नाबालिग से रेप के आरोप में एक व्यक्ति को ये कहकर के बरी कर दिया था हाई कोर्ट ने कि पीड़िता आरोपी के साथ पहले से ही प्रेम संबंधों में थी। हाई कोर्ट ने तब ये भी कहा था कि लड़कियों, खासकर टीनेज लड़कियों को अपनी यौन इच्छाएं, अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करना चाहिए। आरोपी को पहले इसी मामले में लोअर कोर्ट से 20 साल की सजा हुई थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। दिसंबर में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां बेंच ने हाई कोर्ट की टिप्पणियों को आपत्तिजनक करार दिया था। अब आज इसी मामले पर आगे की सुनवाई थी। बेंच ने कहा कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में जजमेंट कैसे लिखा जाए, इस पर गाइडलाइंस दी गई हैं। जज से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वे फैसला सुनाते वक्त अपने विचार इसमें जोड़ें। ये कहते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें रेप के आरोपी की सजा रद्द की गई थी। यानी अब दोषी की 20 साल की सजा बरकरार है। बड़ी खबर यहीं तक। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी, यूपीएससी में लेटरल एंट्री के जरिए जो 45 वैकेंसीज निकाली गई थी, उनकी भर्ती वाले विज्ञापन को सरकार ने रद्द कर दिया है, वापस ले लिया है। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन को इस संबंध में लेटर लिखा है। लेटर में लिखी 3 खास बातें आप जान लीजिए। पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निश्चय है कि संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के तहत ही लेटरल एंट्री होनी चाहिए, आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी, अब तक की लेटरल एंट्री में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, अब इसकी समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं यूपीएससी से कहूँगा कि वो 17 अगस्त को जारी विज्ञापन रद्द कर दें। तीसरी बात, लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट 2005 में यूपीए सरकार लेकर के आई थी। ऐसी एंट्री से वो अपने पसंदीदा लोगों को रखते थे। हमारी सरकार इसे संस्थागत और पारदर्शी बनाएगी। आप जानते हैं कि ये लेटरल एंट्री की वैकेंसीज निकलने के बाद से ही विपक्ष इसे लेकर के सरकार पर हमलावर था। राहुल गांधी ने आरोप भी लगाए थे कि यूपीएससी के प्रमुख पदों पर आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती की जाने की कोशिश है ये, और सरकार आरक्षण से किनारा जो है काटने की कोशिश कर रही है। आयोग ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के 45 पदों पर आवेदन मांगे थे। 15 दिनों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सरकार ने अपने एक फैसले पर वापस कदम खींचे हैं। इससे पहले 8 अगस्त को सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा से वापस ले लिया था और उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेज दिया था। अगली खबर महाराष्ट्र के ठाणे से। यहाँ एक स्कूल में 2 बच्चियों के यौन शोषण पर आक्रोश अब बड़ा हो गया है। घटना बदलापुर की है। 20 अगस्त को स्थानीय भीड़ काफी गुस्सा हो गई और सड़क पर उतर आई, स्कूल में तोड़फोड़ की। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकी। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। भीड़ और पुलिस के बीच थोड़ी हाथापाई भी हुई। कई लोग घायल हुए हैं इस मामले में। यौन शोषण की घटना 12 अगस्त की है। 3-4 साल की 2 बच्चियां ठाणे के बदलापुर के आदर्श विद्यालय में पढ़ती हैं। दोनों के साथ स्कूल में ही काम करने वाले सफाई कर्मचारी ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद बच्चियां इतनी डरी हुई थी कि वो स्कूल जाने से मना कर रही थी। जब पेरेंट्स ने जोर देकर के पूछा, तब बच्चियों ने बताया कि उनके साथ स्कूल में क्या हुआ है। इंडिया टुडे से जुड़े सौरभ वक्तानिया की रिपोर्ट के मुताबिक 16 अगस्त को जब बच्चियों के माता पिता एफआईआर कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस आनाकानी करती रही। आरोप है कि 12 घंटे बीतने के बाद पुलिस ने तब जाकर के एफआईआर दर्ज की जब कुछ स्थानीय नेता पुलिस स्टेशन पहुंचे। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट भी लगा है। 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बच्चियों के पेरेंट्स और बदलापुर के निवासियों ने मीटिंग की। सभी ने मिलकर के 20 अगस्त को बदलापुर बंद का आह्वान किया। गुस्सा जाहिर करते हुए लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक बंद होने से मुंबई लोकल ट्रेन की सेवाएं भी प्रभावित हुई। 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को भी डाइवर्ट करना पड़ा। जब इतना कुछ हो गया तो ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू हुए। प्रथम दृष्टया स्कूल प्रशासन की लापरवाही की बात कही जा रही है। पुलिस को बताया गया कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और लेडी ऑफिसर इंस्पेक्टर शुभदा शितोले को सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि जिन 3 पुलिसकर्मियों ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। एसआईटी को आईजी रैंक की सीनियर ऑफिसर आरती सिंह लीड करेंगी। सभी माध्यम कर्मियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर ट्रेन के ऑपरेशन जो रुके हुए थे, हमने अभी ट्रैक क्लियर किया है। ट्रैक क्लियर करने के बाद में ये रिपोर्ट जो है जिस ऑपरेशंस में, रेलवे ऑपरेशंस में जाना जरूरी होता है, ये ऑपरेशन सही तरह से शुरू होने के लिए, तो उसलिए हम लोग को रिपोर्ट दे रहे हैं। बाकी कितने लोगों को लिया है इस बारे में और मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। 10 घंटे से ये आंदोलन चल रहा था
जो घटना घटी उसका तो निषेध हमने सबने किया। मैं खुद यहाँ दोपहर से आकर बैठा हूँ। सभी जो आंदोलन करता है उनके साथ में मैंने बातचीत की, 1 घंटा मैंने उनके साथ में बातचीत की। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई आप रेलवे ट्रैक थोड़ा खाली कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उनकी जो भी मांगे थी, जैसे ये केस फास्ट ट्रैक में दे दो, दे दी। उज्ज्वल निकम एडवोकेट, उनकी नियुक्ति करो, वो भी हमने कर दी। उसमें उन्होंने कहा कि स्कूल के जो टीचर्स है, प्रशासक है, उनके ऊपर कार्रवाई करो, वो भी हमने कर दी। या केस दर्ज करने के लिए 10-11 घंटे लेट हो गए, पुलिस ऑफिसर पे कार्रवाई करो, वो भी हमने कर दी। सभी मांगे हमने पूरी कर दी। शासन को भी यही चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई ये आरोपी के ऊपर होना चाहिए, और हमने किया है। उसके बावजूद सब यहाँ आंदोलनकर्ता जो थे वो कह रहे थे कि उसको यही लाओ, आरोपी को, और ये हमारे सामने हमारे पास दे दो, या फिर उसको यही फांसी लटका दो। अभी ये ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई किसी को जरूरत नहीं कि भाई किसी ने गुनाह किया वही जगह पे उसको मार दो, ऐसा कोई कानून हमें है नहीं है। अगली खबर अजमेर से 1992 के अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल मामले के 6 आरोपियों को अब जाकर के 32 साल बाद सजा सुनाई गई है। अजमेर की पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने 20 अगस्त को इन आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 1992 में अजमेर की करीब 100 से ज्यादा स्कूली और कॉलेज छात्राओं के गैंगरेप और उन्हें ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया था। इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था उस समय। उसमें से 5 दोषी सजा काट चुके हैं, 4 को बरी किया जा चुका है, 1 ने सुसाइड कर लिया, 1 के खिलाफ केस चल रहा है और 1 फरार है। बाकी के 6 आरोपियों को दोषी करार देकर के अब सजा सुनाई गई है। अगली सुर्खी है भारत के दक्षिणी राज्य केरल से। पिछले महीने इस राज्य के वायनाड जिले में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई। त्रासदी में सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई। भूस्खलन पीड़ितों के तत्काल मदद के लिए राज्य सरकार ने 10-10 हजार रुपए जारी किए। इस राहत राशि को लेकर के अब क्या विवाद हो रहा है, देखिए वीडियो। नारेबाजी की ये तस्वीरें वायनाड से आई हैं। लोकेशन है केरल ग्रामीण बैंक का रीजनल दफ्तर। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से भेजे गए पैसे तो अकाउंट में आ गए, लेकिन केरल ग्रामीण बैंक ने उस राशि में से कई लोगों के लोन की EMI काट ली। बैंक की इस हरकत से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना। वायनाड के भूस्खलन प्रभावित लोगों की बात हाईकमान तक भी पहुंची और मामले को स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में उठाया मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। उन्होंने राहत फंड के तौर पर भेजे गए पैसों से EMI काटने पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बैंकों से भूस्खलन प्रभावित लोगों का लोन माफ करने की अपील भी की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद केरल ग्रामीण बैंक ने राहत राशि से काटी गई राशि वापस लौटाने का वादा किया है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।